हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने एग्जाम में एक परफेक्ट आंसर राइटिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, जो क्वालिटी आंसर राइटिंग होती है। आज की वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट वीडियो उसी बारे में होने वाली है। आपको किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो मेनली फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हम कहेंगे, क्योंकि उन लोगों के एग्जाम होने वाले हैं और वो लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देने बैठेंगे। बचे हुए स्टूडेंट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर या सेवन्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं एक बार, तो उन्हें आइडिया है, एक से दो बार आइडिया है कि एग्जाम में आंसर राइटिंग किस प्रकार से होगी। बट आप लोग भी इसको एक बार जरूर देखिए, अगर आप लोगों को भी नहीं समझ में आता कि आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी है तो। ठीक है, ये मास्टर क्लास है आपकी पूरी की पूरी आंसर राइटिंग को लेकर। ये हो जाती है आपके बारे में। अब बात करते हैं हमारे रियल रीजन की। देखिए, रियल रीजन फॉर लो मार्क्स इन ड्यू एसएल एग्जाम्स। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स के कम नंबर या फिर वो लोग जो आप कह सकते हैं कि बैक जो आती है वो क्यों लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जो आंसर है वो सही प्रकार से नहीं लिखते हैं, या फिर उन्हें पता तो होता है आंसर पर वो लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, लिखने का एक तरीका होता है, लिखने का एक वे होता है, वो लोग उसे फॉलो नहीं करते और वो लोग आंसर बड़े बड़े लिख देते हैं, बट जो नंबर होते हैं वो उनके वहां पे कट जाते हैं। ठीक है, तो इसी बारे में ये है कि भाई उनके जो नंबर हैं वो कट जाते हैं, ये हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो पीपीटी है इसमें आपको समझने को मिलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन के जो स्ट्रक्चर होता है किस प्रकार का होता है, आंसर किस प्रकार से राइटिंग है। ठीक है, और अच्छे स्कोर करना किस प्रकार से, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे इस पीपीटी के अंतर्गत। ठीक है, योर स्ट्रेटेजिक ब्लू प्रिंट A3 फेज प्रिंट टू एग्जाम सक्सेस। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हमने 3 फेज में आपका जो क्वेश्चन पेपर है, या फिर हम कहें जो पेपर को प्रिपेयर कर, पेपर को होता है ना करने का, राइट करने का जो तरीका है वो हमने 3 वे में बताया। पहला है फाउंडेशन, दूसरा है गेम प्लान, तीसरा है एग्जीक्यूशन। इसको हम ज़्यादा कठिन में नहीं लेंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले आप क्या कर सकते हैं, अपने सिलेबस को एक बार ठीक से समझ के जाइए। सिलेबस को समझ के जाने का मतलब है कि आपको आपके सिलेबस के बारे में चैप्टर्स, आपको आपके सिलेबस के बारे में जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है या प्रीवियस उसमें पूछे जा चुके हैं, इस बार नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, आपको अपने एग्जाम के दिन, ठीक है, आपको जो भी स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको टाइम वाइम से रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए एग्जाम के बारे में। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि देखिए, कई बार होता है कि क्वेश्चन पेपर में टाइम लिखा होता है, कई बार नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी पेपर में आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन पे कम टाइम देना है, और आखिर में आपका आंसर राइटिंग का जो प्रोसेस है वो आता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका जो फेज वन है, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आपको एग्जाम से पहले किस प्रकार से प्रिपेयर करना है, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। आपको आपका सिलेबस जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस जो है वो पता होना चाहिए। इसके लिए आप लोग सिलेबस रिलेटेड पीडीएफ्स को चेकआउट कर सकते हैं, सिलेबस रिलेटेड वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं जिसमें सिलेबस बताया जाता है। ठीक है, आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा, सॉल्व पास्ट ईयर्स, पास्ट ईयर पेपर्स, मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स थे आप वो सॉल्व कर सकते हैं। वो अकेले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम के लिए। देखिए, आप लोग बुक में से भी पढ़ सकते हैं, आप लोग एक प्रकार से हम कहें कि अपने पूरे सिलेबस के जो क्वेश्चन हैं वो भी कवर अप कर सकते हैं। बट अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करते हैं, समझते हैं, तो वो एक अकेली चीज़ है जो कि आपके सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये हो जाता है। फिर लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जब आप ये कर लेंगे, सिलेबस देख लेंगे, सिलेबस देखने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को समझ लेंगे, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से, मतलब ऐसे टॉपिक्स जो कि प्रीवियस ईयर में भी रिपीटेड थे, इस साल भी रिपीटेड थे, ठीक है, उससे पहले भी रिपीटेड थे, तो वो आपको एक आइडिया लग जाएगा टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब आगे देखें, कन्वर्ट नोट्स टू शॉर्ट पॉइंट्स। ठीक है, अब देखिए, आपने जो नोट्स की स्टडी करी है, ठीक है, उनको आप क्या करिए, शॉर्ट पॉइंट्स में नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा होता है ना, जैसे कि नोट मेकिंग करते हैं, जैसे कि आपने 12th तक नोट मेकिंग करी थी, जिससे आप रिवीजन करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। तो मेक रिवीजन करिए, और वो भी फास्ट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से। ठीक है, मेंटेन रिवीजन साइकिल, डोंट लेट योर हार्ड वर्क फेड। अब समझिए, इसका नॉर्मल सा है कि आपने एग्जाम से पहले अगर आप लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि एसएल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं कर पाते प्रिपेयर, तो अगर आप लोग एग्जाम से 2-3 दिन, 1-2 दिन पहले प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करिए। ठीक है, एक बार अपने बुक में जितने सिलेबस दिया गया है उसको समझ लीजिए, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या टॉपिक्स होते हैं उनको समझ लीजिए। बस ये 3 चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर हम कहें पॉइंट्स। इनको आपको समझ लेना है, और उसके बाद आप लोग एग्जाम देने जाइए 2 से 3 दिन बाद, जब भी आपका एग्जाम है, और आप लोग एक अच्छे जो आंसर राइटिंग है वो करके आप
करेंगे। ठीक है, ये हो जाता है। फेज टू आता है टाइम मैनेजमेंट के बारे में, आपका 15 मिनट का जो हमने टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बताया है। ठीक है, स्कैन योर एंटायर पेपर। जब आप क्वेश्चन पेपर के देखेंगे, जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन पेपर को पहले 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से स्कैन करेंगे, समझेंगे। ठीक है, कंप्लीट ओवरव्यू आपको लेना है। डोंट स्टार्ट राइटिंग इमीडिएटली। ऐसा नहीं करना कि आपको मिला, आपने लेते ही फटाफट क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन लिखा और लिखना चालू कर दिया। वहां पे क्या होता है, वहां पे आप सबसे बड़ी गलती करेंगे कि आप लोग जहां से लिखना चालू करेंगे, हो सकता है कि आपको एक बार क्वेश्चन पेपर पढ़ लेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझ में आए, बट अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही लिखना चालू कर दिया तो क्या होगा, आपको जो पॉइंट आपको बना के सही प्रकार से लिखना चाहिए वो भी आप गलत लिख देंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक बार कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को ओवरव्यू लेना है। डोंट स्टार्ट राइटिंग इमीडिएटली। ठीक है, दूसरा यहाँ पे पॉइंट बनता है आइडेंटिफाई और प्रायोरिटाइज। मार्क द इजी क्वेश्चंस यू विल अटेम्प्ट फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर आपको परफेक्टली पता है, जिनके आंसर आंसर के अंतर्गत 6-7 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे जाएंगे वो। ठीक है, कंक्लूजन, आंसर में एक्स्ट्रा चीजें जो भी आपको एक क्वेश्चन के बारे में पता है उनको आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइज कर लेना है। जैसे अगर हम बात करें 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन में हो सकता है आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपको सबसे ज्यादा ईजी लगता हो लिखना, जिसके बारे में आपको पता होता है, आप पहले क्वेश्चन नंबर 7 कर दीजिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 लगता हो कि हाँ मैं इसका भी आंसर बना के लिख पाऊंगा, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि आप उन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करेंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा आते हैं या फिर जिनके बारे में आपको बहुत अच्छी सी नॉलेज है। ठीक है, जब सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे उसके बाद आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 आता है एलोकेट टाइम। मेंटली असाइन द टाइम ब्लॉक फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। 3 घंटे में अगर हम मेनली क्वेश्चन पेपर की बात करें, जैसे कि अ, आपका 90 नंबर का पेपर होता है, तो 90 नंबर के हिसाब से आपका लगभग हर एक क्वेश्चन 18 नंबर का होता है। ठीक है, तो 18 नंबर के हिसाब से आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करने होते हैं, 5 करने होते हैं। पूरे पेपर में 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है जिसमें आपको 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो इस हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है, जो टाइम है वो बांट सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, कि जैसे कि आपको लगता है कि जी भाई हम इस क्वेश्चन को इतना टाइम दे देंगे, इस क्वेश्चन को इतना टाइम दे देंगे। जिस क्वेश्चन को आपको ज्यादा अच्छे से लिखना आता है उसके लिए आपको कम टाइम देना होगा, क्योंकि आपको उसके लिए सोचना कम होगा। ठीक है, बट जिस क्वेश्चन को लिखना नहीं आता उसको थोड़ा सा आप हो सकता है हल्का सा 2-3-5 मिनट ज्यादा भी दे दें, क्योंकि आपको वहाँ पे सोच सोच के लिखना होगा। तो ये सारी चीजें कि आपको दिमाग में हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम जो होता है वो बांट देना है। जैसे भाई मैं क्वेश्चन नंबर 4 को 15 मिनट में आंसर लिख दूंगा पूरा का पूरा, ये मेरे को पता है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सिर्फ 15 मिनट दूंगा, 17-18 नहीं दूंगा, 15 मिनट दूंगा। एक बार लिखना चालू करूंगा तभी पेन उठाऊंगा जब मैं उसका पूरा आंसर लिख के कंप्लीट कर चुका होऊंगा क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये होता है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, टाइम एलोकेट करना है हर एक क्वेश्चन के लिए, ताकि आखिर में आप लोगों के पास टाइम कम ना पड़े। जब आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हो और आपको दिखाई दे रहे क्वेश्चन तो इतने सारे हैं पर मेरे पास अब तो आधा घंटा है, मैं कर पाऊंगा नहीं। तो ऐसी चीजें ना हो, इसीलिए आपको टाइम एलोकेट करना है। Plan each answer before writing. Spend 1-2 minutes creating a mental structure. Intro, headings, conclusion. अब देखिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन को पिक करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 जो है या 8 है, कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पता हो। ठीक है, आपको उसका आंसर पता हो, आप उसका आंसर लिखना भी जानते हो, पॉइंट भी जानते हो, तो वहां पे आपको क्या करना है, 1 मिनट का पॉज लेना है। और वहां पे आपको ये तो ये चेक करना है, मतलब क्रिएट करना है दिमाग के अंतर्गत कि आप लोग उसका इंट्रो किस प्रकार से लिखेंगे, हेडिंग किस प्रकार से लिखेंगे और कंक्लूजन किस प्रकार से लिखेंगे। ये चीजें आपको अपने मेंटली में, मतलब दिमाग में ही उसका स्ट्रक्चर बना लेना। जैसे भाई हम उदाहरण के लिए कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, कि भाई ग्लोबलाइजेशन के जो कारण है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जब जो कारण है, ठीक है, उनको कारणों को हम पहले ही दिमाग में सोच लेंगे भाई। सांस्कृतिक कारण हम बता सकते हैं, राजनीतिक कारण बता सकते हैं। ठीक है, वही लोगों के और प्रकार की जो चीजें हैं हो रही हैं, वो सारी चीजें से रिलेटेड जो भी कारण बनते हैं वो हम कारण बता सकते हैं। तो आपको कितने 6 कारण यहाँ पे बता देने हैं। ठीक है, तो वो 6 कारण आपको कॉपी में लिखने से पहले आपको अपने दिमाग में उन्हें सोच लेना है, तभी आप उनको कॉपी में लिख पाएंगे और उन कारणों के जो पॉइंट में एक्सप्लेनेशन होता है वो भी आप वहाँ पे लिख पाएंगे। ठीक है, इंट्रो आपको क्या देना है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये आपको पहले ही सोचना पड़ेगा। फिर हेडिंग, हेडिंग मतलब पॉइंट की जो हेडिंग बनेगी वो, और आखिर में कंक्लूजन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही दिमाग में तैयार कर लेनी है। अगर हम रिवाइज करें एक बार, तो आपको पहले क्वेश्चन पेपर को पूरे को पढ़ना है, ना कि डायरेक्ट लिखना चालू कर देना है। फिर क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज करना है कि भाई मैं इन इन क्वेश्चन को पहले करूंगा, इन क्वेश्चन को बाद में करूंगा। आपको हर एक क्वेश्चन के हिसाब से या क्वेश्चन के हिसाब से आप कह सकते हैं कि आपको उस पर क्या टाइम देना है। आप क्वेश्चन पेपर भी उसका टाइम लिख सकते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, आपने कोने में 15 लिख के गोला कर दिया कि भाई हम इसको 15 मिनट दूंगा, इसको मैं 9 मिनट दूंगा, इसको मैं 12 मिनट दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये चीज कर सकते हैं और आखिर में आपको अपने आंसर को
प्लान करना है कि आप पॉइंट में क्या लिखेंगे, इंट्रो में क्या लिखेंगे और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। ठीक है, अब ये हो जाता है आपका कंप्लीट व्यू कि आपको भाई क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किस प्रकार से करना है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि क्वेश्चन पेपर लिखने से पहले आपको किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को देखते हैं। डिकोडिंग द क्वेश्चन, व्हाट आर दे रियली आस्किंग। अब जरूरी चीज ये है, क्योंकि आप लोग कॉलेज लेवल पर हैं, स्कूल लेवल या फिर छोटी क्लास में नहीं है, तो वहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन तो ऐसी लैंग्वेज में पूछा जाता है जहाँ पे आपको लगेगा कि क्वेश्चन ईजी है, पर आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें एक चीज पूछी जा रही है, इसमें पूछा क्या जा रहा है। ये वाली चीजें मैं भी फेस करता हूँ, आप लोग भी फेस करते होंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ही कुछ इस प्रकार से होती है कि आपको समझने में 1 से 2 मिनट लग जाते हैं कि डिकोड करने में कि क्या पूछा गया है। ठीक है, तो इसी बारे में ये वाला पॉइंट है कि आपको पहले क्वेश्चन को डिकोड करना है कि वो आखिर में सच्चाई में पूछ क्या रहा है। ठीक है, रियली आस्किंग क्या है। इज द क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट कुछ पूछ रहा है या फिर इनडायरेक्ट कुछ पूछ रहा है। ठीक है, कई क्वेश्चन होते हैं वो लैंग्वेज घुमा देते हैं पर पूछते आपसे एक चीज है, और कोई क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन के विकास होने के कारण बता दीजिए, या उसके खत्म होने के कारण बता दीजिए, तो जो भी पॉइंट आपके लिए है। ठीक है, तो वही तो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, फिर वो आपको कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे। ठीक है, कोट करके ऐसे लिखकर एक स्टेटमेंट दे देंगे आपको। ठीक है, स्टेटमेंट दे दी। अब यहाँ पे स्टेटमेंट के बाद यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चालू करा है। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट को भी ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को भी आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है, तो ये इनडायरेक्ट वाला सेक्शन हो जाता है। अब इसको भी हम देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आता है। तो डिस्कस, प्रोवाइड आर्गुमेंट एंड फॉर अगेंस्ट, एक्सप्लेन, गिव डिटेल्स एंड रिवीजन टू मेक सिंपल, evaluate, judge the importance of value and give the opinion with evidence, और elaborate, provide more details, expand with topic। अब देखिए समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन आता है डिस्कस से रिलेटेड। आपने कई क्वेश्चन में पढ़ा होगा ना कि विवरण कीजिए। ठीक है, विवरण कीजिए या फिर इसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो आपको क्या करना है, वहां पे उसको प्रोवाइड करना है, एक्सप्लेनेशन दे देनी है सिंपली। ठीक है, प्रोवाइड करने हैं आर्ग्यूमेंट्स और अगेंस्ट। भैया अगर आपके क्वेश्चन में डिस्कस करने के लिए कहा गया है तो वहाँ पे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता देंगे। फिर आता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे डिटेल देनी है। क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है उसके बारे में डिटेल देनी है। ये हो जाता है। डिस्कस का मतलब है कि आप किसी सामने वाले के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको उस लैंग्वेज में लिखना होगा। एक्सप्लेन का मतलब है कि आप खुद ही उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वहां पे आपको सामने वाले को नहीं देखना कि वो क्या कह रहा है, नहीं, वहां पे मेरे को अपनी एक्सप्लेनेशन देनी। तो डिस्कस का मतलब होगा आप लोग वहां पे आर्ग्यूमेंट्स देंगे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स। और एक्सप्लेन का मतलब होगा आप उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई रीजन हो गया या फिर कोई सिंपल लैंग्वेज में हो गया वो। इवेलुएट का मतलब होता है जज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू, गिव योर ओपिनियन विद एविडेंस। अब इवेलुएट, इंग्लिश अगर देखिए, हिंदी में अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो एक बार इंग्लिश में पढ़िएगा। इंग्लिश में आपसे पूछ लिया जाए इवेलुएट करिए इस पर्टिकुलर चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जज करना है। जज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू, जो आपने लिखा है या फिर आप जो लिखने वाले हैं। ठीक है, पहले तो उसकी इंपॉर्टेंस की वैल्यू को जज करनी है, उसके बाद गिव योर ओपिनियन विद एविडेंस। आपको अपने ओपिनियन देने हैं एविडेंस के साथ, उदाहरण के साथ साथ आपको, आप उदाहरण कह सकते हैं या फिर प्रूफ दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, अपनी ओपिनियन के बारे में इसमें आप क्या लिखेंगे, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग ले लेते हैं कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, किसी क्वेश्चन में आप एक को एक स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि भाई क्या आपको ये लगता है कि ये पूछी गई, ये बताई गई स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इवेलुएट करिए। अब इतना क्वेश्चन हो जाता है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने ओपिनियन देने। जैसे मेरे को लगता है कि नहीं, ये जो स्टेटमेंट है ये बेकार है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आप ये लिखेंगे कि मेरे मेरे हिसाब से या मेरे मानने से ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद आप अपने एविडेंस देंगे। अब एविडेंस में आप क्या देंगे, किसी और राइटर के द्वारा बताई गई बात। ठीक है, जो कि इस, जो कि क्वेश्चन में पूछी गई जो स्टेटमेंट है उसको काटती है, ऐसी बात आपको यहाँ पे बतानी है। उसकी जो एविडेंस है वो आपको दे देना है। ठीक है, तो ये हो जाता है कि भाई आपने सामने वाले की बात को काटा, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया, आपने अपना ओपिनियन रखा और उसके बाद हमने क्या करा, प्रोवाइड करा एक एविडेंस। तो ये हो जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जो कि डायरेक्ट पूछे जाएंगे, और ऐसे भी आ सकते हैं जो इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे। इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चनों में ऐसा ही होता है कि आपको कोई अलग सी बात पूछी जाएगी, बट क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नहीं पूछते। ठीक है, कुछ और आपको बताया जाएगा, शुरुआत में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देंगे तो एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कह दिया जाएगा, इस प्रकार की चीजें। ठीक है, इलेबोरेट, तो इलेबोरेट करने के लिए कहा जाएगा तो आपको डिटेल प्रोवाइड करनी है और अपने आंसर का जो टॉपिक है उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करना है। अब देखिए प्रो टिप की अगर हम बात करें तो वॉच फॉर क्वेश्चन विद 2-3 पार्ट, आंसर ऑल पार्ट इज कंपलसरी फॉर फुल। अब देखिए, हो सकता है क्वेश्चन में ना 2 से 3 चीजें पूछ लिया जाए,
दो से तीन चीजों का मतलब यहाँ पे यह है कि आपसे पहले क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि भाई इस चीज की वर्ड का मतलब, पहले ऐसे ग्लोबलाइजेशन का उदाहरण लेते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन का वर्णन करें, तथा ग्लोबलाइजेशन के भारत में विकास होने के क्या कारण हैं ये बताइए। तो ये क्वेश्चन में आपसे दो चीज पूछेगी, पहले पूछेगी ये ग्लोबलाइजेशन का वर्णन, तो पहले आप उसका पूरा का पूरा वर्णन करें, ग्लोबलाइजेशन क्या है, किस प्रकार से बढ़ रहा है, ठीक है, क्या करता है, ये सारी चीजें। फिर उसी क्वेश्चन में आगे बढ़कर आप लिखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के आगे बढ़ने के मतलब भारत में विकास होने के क्या कारण है, तो आप लोग इस चीज को बताएंगे कि भाई ग्लोबलाइजेशन के भारत में बढ़ने के जो कारण है, ठीक है, वो आप इन चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये हो जाता है। अब आपको आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी है, अब आप लोग कॉलेज लेवल पे है, स्कूल लेवल पर नहीं है, तो आपके लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी है। पहला आ जाता है यूनिवर्सल आंसर राइटिंग ब्लूप्रिंट, ठीक है, मतलब आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो वो यूनिवर्सल लेवल पर मतलब मैं आपको ऐसा वे बताऊंगा जो कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन पेपर में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी बड़े एग्जाम में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, और आप लोग इसी तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। सबसे पहले देंगे आप इंट्रोडक्शन, जो कि 3 से 4 लाइन, वैसे तो यहाँ पे 2 से 3 लाइन लिखी हुई है, पर आपको कम से कम 6 से 7 लाइन में अपना जो इंट्रोडक्शन है वो देना हो। आपके टॉपिक के ऊपर बेस करता है कि आप लोग अपने टॉपिक को कितना एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये उस चीज पे बेस करता है, ठीक है। हो सकता है आपका कोई ऐसा टॉपिक हो जो कि बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप 8-9 लाइनें भी लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में ही, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये नहीं कि आपने बहुत सारा भर भर के लिख दिया, बिल्कुल ही वो कर दिया है, नहीं, आपको इंट्रोडक्शन क्लियर लिखना है, क्लीन लैंग्वेज में लिखना है, जो टॉपिक पूछा गया है सिर्फ उसी के बारे में लिखना है, उससे रिलेटेड भी नहीं लिखना, उसके अलग भी नहीं लिखना, सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब जो टॉपिक है सिर्फ उसी के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, केवल केवल। अब ये हो जाता है 6 से 7 लाइन में आपका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पेजेस की भी आगे बात करेंगे कि आपको कितने पेजेस भरने हैं उससे रिलेटेड चीजें, क्योंकि वो भी एक जरूरी चीज है। अब आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, तो अब आप आ जाएंगे आंसर की मेन बॉडी पर, ठीक है, कोर में, जो कि आपके क्वेश्चन में चीज पूछी गई है। अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे थे टॉपिक के बारे में, अब हम बात करेंगे आंसर में जो मेन टॉपिक, मतलब मेन चीज जो पूछी गई है उसके बारे में। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तकरीबन जैसे तो 6 से 7, 6 to 7 जो होती हैं आपको हेडिंग्स, वो बनानी है। वो हेडिंग के बारे में बनाने के बाद उनकी एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। 6 से 7 हेडिंग और उनकी एक्सप्लेनेशन, 6 से 7 हेडिंग और उनकी एक्सप्लेनेशन देनी है आपको। हर एक हेडिंग को कम से कम आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 से 6 लाइन में आपको एक टॉपिक या फिर एक हेडिंग को कंप्लीट करना है, ठीक है, उससे कम में आपको कंप्लीट नहीं करना, मतलब 5 से 6 लाइन जो है एक टॉपिक के लिए या एक हेडिंग के लिए आपको यूज करनी है, ठीक है, ये हो जाता है। 5 से 6 लाइन और 5 से 6 टॉपिक आपको, वो 6 से 7 टॉपिक आपको करने हैं, तभी आप लोग अच्छे खासे जो पेज है वो भर पाएंगे अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब आपने ये दे दिया, अब कई सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा या फिर केस स्टडी पूछ ली जाएगी, ठीक है, तो ये चीज़ ऑप्शनल होती है, वैसे ये हर क्वेश्चन में नहीं आती, बट आपको रेयरली देखने को मिलेगी, बट मैं फिर भी आपको बता दूं, अगर आपसे एग्जाम्पल्स पूछा जाता है तो आप लोग पहले पूरे के पूरे पॉइंट लिख देंगे, उसके बाद आखिर में एग्जाम्पल देके अपने आंसर को प्रूव कर देंगे, ठीक है। और आखिर में आता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब है यहाँ पे निष्कर्ष, आपने जो भी आंसर में लिखा है ना उसको तकरीबन पूरे आंसर को ही आपने 7 पॉइंट बनाए और इंट्रोडक्शन दिया है, तो उन सब चीजों को आपको केवल 5 से 7 लाइन में, 5 से 7 लाइन में पूरे के पूरे आंसर को कंक्लूजन बना के लिख देना है, ठीक है। ये जरूरी चीज इसलिए है क्योंकि ये एक सही फॉर्मेट है और हर एक अच्छा आंसर एक कंक्लूजन डिजर्व करता है, तो वो आपको वहां पे लिखना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंक्लूजन बना के लिख देना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें की टेक अवे, तो सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, क्लीन, ठीक है, हेडिंग बेस्ड राइटिंग होनी चाहिए, नो हाई लेवल इंग्लिश रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें, अगर आप लोग इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर इनको ले लें, तो बात कही गई है कि आपको ना बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी शब्द, मोटे मोटे शब्दों का यूज नहीं करना, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक ऐसी लैंग्वेज में लिखना है अपना आंसर या फिर पॉइंट जो कि एग्जामिनर सिंगल टाइम में पढ़कर समझ जाए। सपोज करिए कि आपने बहुत ज्यादा मतलब हार्ड लैंग्वेज लिख दी है, ठीक है, जिसमें हिंदी के बड़े बड़े शब्द यूज कर दिए हैं या फिर कठिन शब्द यूज कर दिए हैं, और एग्जामिनर उन शब्दों को एक बार पढ़ के समझ नहीं पा रहा, तो एग्जामिनर कभी 2-3 बार आपका आंसर नहीं पढ़ेगा, वो सिंगल टाइम में पढ़ेगा, अगर उसे समझ में नहीं आएगा वो उसके हिसाब से 1 2 3 नंबर देकर आपको आगे बढ़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके नंबर बहुत कट जाएंगे, तो ये ना हो इसके लिए आपको केवल सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, क्लीन लैंग्वेज का यूज करना है, कोई
भांडना नहीं है कि पेपर में होता है कि भर भर के लिख दिया मोटा मोटा सब कुछ। नहीं, आपको साफ सुथरा लिखना है। हो सकता है एग्जाम में आपके पास टाइम कम हो तो आप लोग अपनी हैंड राइटिंग के ऊपर ध्यान ना दे पाओ, बट आपका जो लिखने की लैंग्वेज है वो तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको फॉलो करना है। इंट्रोडक्शन 6 से 7 लाइन में, और आपको फिर 6 से 7 मेन पॉइंट, और आपका हर एक पॉइंट 5 से 6 7 लाइन में हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा गया तो एग्जाम्पल लिख दिया, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। और आखिर में कंक्लूजन 5 से 7 लाइन्स के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका आंसर राइटिंग का तरीका। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आंसर राइटिंग में आपको कितने शब्द लिखने हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है। कई स्टूडेंट्स को समझ नहीं पाते कि सर कितने शब्द लिखे, कितने पेजेस भरे, उनसे रिलेटेड चीजें। अब देखिए, अगर आप लोगों का क्वेश्चन सीधा सीधा 18 नंबर का है, ठीक है, जो कि आपका हर एक मतलब पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, एजुकेशन में, ठीक है, 18 नंबर का आपका हर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर आपका 18 नंबर का है तो आपको कम से कम 600 से 750 शब्दों का आंसर बना के लिखना होगा। ये आपका सबसे बड़ा आंसर। 600 से 750 शब्द को जो आंसर है वो बनेगा। इसके अंतर्गत आपके 7 पॉइंट्स बनेंगे, मेन पॉइंट्स। उसके बाद इंट्रोडक्शन भी आपको इसी में देना है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कंक्लूजन भी देना है। ठीक है, तो ये होगा। आप इसमें क्या लिखेंगे, आप इसमें इंट्रो को ऐड करेंगे। इंट्रो के बाद आप लिखेंगे 4 से 6 पॉइंट, पर यहाँ से 4 हटा दीजिए। मिनिमम आपको 6 पॉइंट तो लिखने ही है। 6 पॉइंट आपको लिख देने हैं। ठीक है, उसके साथ साथ 3 4 पॉइंट पर हेडिंग। अब देखिए, आप हो सकता है आपको पॉइंट में मतलब मेन हेडिंग में सब हेडिंग भी आती है। जैसे होता है ना कि भाई राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण के आपने 4 पॉइंट बना दिए छोटे छोटे। राजनीतिक कारण ये है, राजनीतिक कारण ये है, राजनीतिक कारण ये है। इस प्रकार से आपने 4 6 पॉइंट बना दिए, तो इससे जो आपका आंसर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अदरवाइज आप पैराग्राफ मोड में या पैराग्राफ वर्जन में भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेन आंसर में आप क्या लिखेंगे, मेन हेडिंग बना देंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे कंक्लूजन। ठीक है, यहाँ पे आपके तकरीबन 4 पन्ने तो भर ही जाएंगे। ठीक है, आपका पहला जो इंट्रोडक्शन होगा वो आधा पेज कवर कर लेगा, आधा पेज आपका पॉइंट नंबर 1 कवर कर लेगा। ठीक है, इतना हो जाता है। उसके बाद बचे हुए आपको हर एक पेज में 2 2 पॉइंट आपको लिखते हुए चलना है। ठीक है, आप 2 2 पॉइंट लिखते हुए चलेंगे। लास्ट में जब आप आएंगे, ठीक है, अब यहाँ पे आपका पहला पेज हो गया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा। ठीक है, जब आप लास्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आप लिख देंगे लास्ट पॉइंट, और उसके बाद कंक्लूजन। तो यहाँ पे आपके लमसम 4 पेजेस जो है वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग अपने पॉइंट को थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में बना के लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं अपने आंसर को। शॉर्ट नोट की बात करते हैं। आपने देखा होगा आपके क्वेश्चन पेपर में आखिर में शॉर्ट नोट रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो शॉर्ट नोट में आपको 120 से 200 200 या फिर 250 शब्दों का जो डेफिनेशन है, आंसर है, वो लिख देना होगा। ठीक है, शॉर्ट नोट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जिसमें संक्षिप्त टिप्पणी से रिलेटेड आ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको डेफिनेशन दे देनी है। अगर पॉइंट में कोई इंपॉर्टेंट चीज आपको दिख रही है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, और आखिर में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे आप कंक्लूजन को छोड़ सकते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन की इतनी जरूरत नहीं है। तो आपको डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और जो एग्जाम्पल है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पन्ने के अंतर्गत ही आप ये सारी चीज लिख सकते हैं। तो आपको एक पन्ने के अंतर्गत के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2 जो शॉर्ट नोट के टॉपिक है वो आप एक पेज में कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका शॉर्ट नोट। और फिर आते हैं कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको वर्ड लिमिट कितनी रखनी है। ठीक है, तो वर्ड लिमिट उतनी ही रखनी है। अगर आपसे कहा जाता है भाई 250 से 300 शब्दों का लिख दीजिए, तो आपको 1.5 से 2 पन्ने भर देने। और अगर लॉन्ग आंसर है और वर्ड लिमिट नहीं बताई गई है, तो आपको तकरीबन 4 पेजेस भरने होंगे, और 4 से ज़्यादा ही भरने होंगे। और साथ के साथ साढ़े मतलब 600 से 750 तक का वर्ड लिमिट जो है वो आपको फॉलो करना होगा। उससे कम में आप मत लिखिएगा, अदरवाइज आपके नंबर काफी तक कट जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका आंसर राइटिंग के बारे में जो नंबर है उससे रिलेटेड, और आपको कितने पेजेस और कितने जो शब्द हैं वो लिखने, ये हो जाता है। फिर अटोनमी ऑफ हाई स्कोरिंग आंसर बाय नंबर। ठीक है, अब देखिए, पेज नंबर जरूरी भी है, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर में 4 पन्ने, मीडियम आंसर में आप 2 पन्ने तक भर सकते हैं, और शॉर्ट नोट में आप अगर टॉपिक 2 पूछे गए हैं, वैसे तो 2 ही पूछे जाते हैं, तो आप 1 पन्ना भर सकते हैं आराम से। ठीक है, पॉइंट काउंट की अगर हम बात करें तो आप लॉन्ग आंसर में तकरीबन 6 मेन पॉइंट हो गए। 6 मेन पॉइंट के अंतर्गत आप चाहे तो छोटे और पॉइंट बना सकते हैं। मीडियम आंसर की अगर हम बात करें तो 6 से 8 आप मीडियम पॉइंट बना सकते हैं। मीडियम आंसर कौन से, ऐसे आंसर जिसमें आप कह सकते हैं कि 2 पन्ने भरने हो। ठीक है, 2 पन्ने भरने हो, या फिर आपका जो नंबर है वो 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन है तो मीडियम आंसर हो जाता है
या 12 नंबर का हो जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे आपको 6 से 8 या 10 पॉइंट आप बना सकते हैं, वो लिख सकते हैं। और शॉर्ट आंसर में या शॉर्ट नोट में तो आपको 3 से 5 मेन पॉइंट बना के ही लिख देना है, या फिर बिना मेन पॉइंट के भी आप शॉर्ट नोट जो होता है वो लिख सकते हैं, ठीक है? तो क्वालिटी आपको क्या लेना है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है? आपको भर भर के नहीं लिखना आंसर में, ये बात समझिए कि आपने एक बार लिखना चालू करा और आप रुक ही नहीं रहे, आपने बहुत कुछ लिख दिया आंसर में, आंसर से रिलेटेड चीजें लिख दी हैं और आंसर की अलग चीजें भी लिख दी हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे नहीं करना, ठीक है? तो आपको आंसर उसी प्रकार से लिखना है, आपको क्वालिटी वाला आंसर लिखना है, ना कि क्वांटिटी भर भर के आंसर लिख देना है। तो ये हो जाता है आपका आंसर के बारे में। अब बात करते हैं कि भाई कुछ चीजें आपको एग्जाम में करनी है, कुछ चीजें नहीं करनी उनसे रिलेटेड, तो डू और डोंट्स भी होता है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको हैंड राइटिंग को जितना साफ हो सके उतना थोड़ा अच्छा लिखना है, ठीक है? अंडरलाइन आपको हर एक टॉपिक को करना है, जैसे आपने हेडिंग 1 लिखी, ठीक है? आपने कुछ लिखा, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। हेडिंग 2 पे आए, आपने कुछ लिखा, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन का मतलब आपने बस उसी चीज़ को अंडरलाइन करा है, ठीक है? तो उससे ये रहता है कि थोड़े आपके आंसर राइटिंग की जो होती है ना, कि भाई आपने एक सही फॉर्मेट का यूज़ करा है, आपने सही चीज़ का यूज़ करा है लिखते टाइम, तो एग्जामिनर भी उस चीज़ को देखकर आपके नंबर को बढ़ा देता है, ठीक है? यूज साइड मार्जिन्स, आपको अपने पेपर में मतलब एकदम से ऐसा होता है ना, आपको जो क्वेश्चन पे मतलब आंसर शीट मिलेगी, हो सकता है उसके अंदर आपको लाइन देखने को ना मिले, तो या तो आप लाइन खींच लीजिए, अदरवाइज अपने हिसाब से ही थोड़ा सा गैप छोड़िएगा, ठीक है? अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखना चालू कर देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपका आंसर जो है वो पेपर की स्टेपलर वाली पिन के सेक्शन में या हिस्से में फंस जाता है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी, ठीक है? आपका इंट्रो जो होना चाहिए और जो कंक्लूजन होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, एक अच्छे तरीके से होना चाहिए, ठीक है? इंट्रोडक्शन सबसे ज़्यादा जरूरी है और कंक्लूजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। मेन आंसर में आप लोग पॉइंट जो है, पॉइंट में आप थोड़ी बहुत कम ज़्यादा या थोड़े बहुत ज़्यादा शब्द लिख सकते हैं, चलेगा, बट इंट्रो और कंक्लूजन जो होता है वो एकदम सही वे में होना चाहिए। और आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो एकदम सिंपल होनी चाहिए, नो हार्ड लैंग्वेज, नो हार्ड वर्ड्स, ठीक है? इस प्रकार से होना, राइट टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस, ठीक है? आपको अपनी राइटिंग को इस प्रकार से लिखना है। अब बात करें कि भाई आपको क्या चीज़ें नहीं करनी, ठीक है? तो अपनी ओवर हैंड राइटिंग, बहुत सारी चीज़ों को भर भर के वहाँ पे नहीं लिख देना, क्योंकि ये चीज़ें अनप्रोफेशनल बनाती हैं आपके आंसर को। यूज़ एरो, मेसी लेआउट। अब आपने क्या करा, आप आंसर लिख रहे हैं, आपने ऐसे एरो बनाते हुए चल दिए, ठीक है? इसके बदले आप क्या करिए, पॉइंट लिख दीजिए ना। इंग्लिश में रोमन संख्या होती है वो लिख दीजिए, ये सारी चीज़ें। राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ, ब्रेक देम इनटू पॉइंट्स। अब आपको क्या करना है कि आपको ना राइटिंग जो बड़े बड़े पैराग्राफ है वो नहीं करनी, ठीक है? जैसे कि आपने पॉइंट बनाना है, अपने आंसर में पॉइंट लिखे, तो आपने पॉइंट लिख दिए बहुत बड़े बड़े, मतलब जो पैराग्राफ होते हैं बड़े बड़े लिख दिए आपने, 12 12 15 15 लाइन के पैराग्राफ लिख दिए, तो वो नहीं करना आपको, ठीक है? आपको पॉइंटों में लिखना है। आपका पॉइंट में अगर आप आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में ईजी रहेगा, और एग्जामिनर अगर आपका आंसर सही से पढ़ पाएगा, समझ पाएगा, तो आपके आंसर के जो नंबर है वो भी आपको अच्छे ही देगा, ठीक है? एडिंग इररिलेवेंट कंटेंट। अब कई बार ऐसा होता है हम इररिलेवेंट कंटेंट भर देते हैं। इररिलेवेंट कंटेंट का मतलब ये है कि हमने बहुत सारी चीज़ें भर दी। पूछा गया है ग्लोबलाइजेशन के बारे में और मैंने यहाँ पे पॉलिटिक्स भर दी, ठीक है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भर दी, रिलेशनशिप भर दिया, ये सारी चीज़ें भर दी। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी, ठीक है? आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया वही बताना है। कॉपिंग इंग्लिश विदाउट अंडरस्टैंडिंग, समझ के लिखो, ठीक है? अब आपको इंग्लिश में अगर आप कोई लिख रहे हैं आंसर रिलेटेड चीज़ें, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है? वो नहीं करना, ठीक है? आपको आंसर को समझ के लिखना है, ये हो जाता है। अब आपका आपकी लैंग्वेज यहाँ पे सबसे ज़्यादा, योर लैंग्वेज इज़ योर सुपर पावर, आपकी जो लिखी गई लैंग्वेज है वो आपकी सुपर पावर है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो यूज़ सिंपल। अब यहाँ पे तो हम ये जो है ये हमने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए लिख रखा है, यहाँ पे अगर आप इंग्लिश हिंदी में पेपर दे रहे हैं तो आपको हिंदी में लिखना होगा अच्छे से, और आप इंग्लिश में दे रहे हैं तो आपको इंग्लिश में लिखना होगा, ठीक है? तो आपको सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है। फोकस ऑन क्लियर सेंटेंस, आप क्लियर सेंटेंस लिखिए, उसके बाद गोल जो है उसको एक्सप्लेन करिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा। अब अवॉइड दीज कॉमन स्कोर किलर्स। अब आखिर में होता है जब जैसे कि आप पेपर लिख रहे हैं, ठीक है? समझिए कि आप पेपर लिख रहे हैं, मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि मेरे को ना कई बार आखिर में लगता है कि मेरा क्वेश्चन ज़्यादा बच गए, मेरे पास टाइम कम है, मैं पैनिक होने लगता हूँ, डरने लगता हूँ, ना मैं उस समय लिख पाता हूँ चीज़ें, ना मैं समझ पाता हूँ, तो वो नहीं करना। हो सकता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आपकी वहाँ पे सही से ना बैठे, ये सारी चीज़ें आपको फेस करने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइम के स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिक्कत देंगी, ठीक है? तो लास्ट मिनट में आपको पैनिक नहीं होना है, आपने जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए, साथ के साथ अगला क्वेश्चन स्टार्ट करिए, और उतने टाइम में सारे क्वेश्चनों को चाहे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं थोड़ा-थोड़ा, अदरवाइज़ आप लोग जिस क्वेश्चन पे प्रायोरिटाइज़ कर रखा है उन क्वेश्चंस को तो आप सबसे पहले करिए, ठीक है? उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस को आप आखिर में कम-कम लिख सकते हैं उनके बारे में, तो चलेगा।
बट जो क्वेश्चन आपने सबसे प्रायोरिटाइज किया था उसको तो सबसे पहले एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है। लास्ट मिनट में आपको पैनिक नहीं करना है। और लैक ऑफ प्लानिंग लीड टू मेसी आंसर्स, अगर आप लोग टाइमिंग की प्लानिंग नहीं करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में, तो आप लोग आखिर में आकर अपने टाइम मैनेजमेंट को खराब कर देंगे और अपने आंसर को भी, ठीक है। नो रीडिंग फुल क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, थोड़ा सा पढ़ते हैं और आंसर लिखना चालू करते हैं, वहाँ पे वो लोग करते हैं गलती। कोई हो सकता है क्वेश्चन में आगे जाके कुछ ऐसा भी पूछ लिया गया हो जो कि आपको ना पता हो, पर आपने शुरुआत में देखा, कुछ समझ में आया कि हाँ मेरे को ये लिखना है, आपने लिखना चालू कर दिया, आखिर में आप फंस गए, पूरा आंसर ही आपका खराब हो गया, आपने पेपर में भी गलत कर दिया। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, पॉइंटों को दिमाग में बनाना है, उसके बाद आंसर लिखना है। इग्नोर वर्ड एंड पेज लिमिट्स, शो प्रॉपर एग्जाम डिसिप्लिन, ठीक है। आपको अब यहाँ पे वर्ड या फिर जो पेज लिमिट्स होती है ना, उन चीज़ों को उतना ध्यान नहीं देना, बस आपको ध्यान नॉर्मली ध्यान में रखना है, बट ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ही पक्का एकदम कंफर्म 600 वर्ड में ही लिख रहे हैं, 700 वर्ड में ही लिख रहे हैं, 4 पन्ने से ज़्यादा अगर आपका आंसर भर रहा है तो आपने 4 पन्ने पे डॉट मार के छोड़ दिया, नहीं ये नहीं करना, ठीक है। इसको प्रॉपर वे में लिखना है, ओनली रटना, ठीक है। रूट लर्निंग, आपको रट रट के नहीं जाना, चीज़ों को समझ के जाना है, तभी आप लोग आंसर बना के लिख पाएंगे, क्योंकि रटी हुई चीज़ें तो आपको 1-2 घंटे तक याद रहेंगी, पर आपने जो चीज़ें मेमोराइज करी होंगी, समझ के पढ़ी होंगी, वो चीज़ें आपको बार बार याद वहाँ पे याद रहेंगी और आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। पुअर रिप्रेजेंटेशन मेकिंग द एग्जामिनर जॉब डिफिकल्ट, कई बार ऐसा होता है आपको आंसर पता है, आपने लिखने के भी तरीके पता है, पर आपने लिखा नहीं सही से, तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपके नंबर वहाँ पे 100% काट लेगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर दे देगा, 4 नंबर दे देगा, 3 नंबर दे देगा, हो सकता है क्वेश्चन ही काट दे पूरा। तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो आपको सही प्रकार से जो आंसर है वही लिखना है, ठीक है। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद मेन आंसर में 5 से 6 या 6 से 7 पॉइंट बनाएंगे, और 6 से 7 पॉइंट के बाद आप देंगे कंक्लूजन, ये आपका सही तरीका है आंसर लिखने का, ये हो जाता है, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ें अब हम समझ चुके हैं, तो योर फाइनल प्री एग्जाम चेकलिस्ट, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, 2 घंटे, 2 आवर रिवाइज ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 घंटे आपको अपने टॉपिक्स को रिवाइज करना है, रिव्यू कर लेना है, ठीक है। अगर आपकी किताब में डायग्राम रिलेटेड चीज़ें हैं क्योंकि आती हैं, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको समझ लेना है। गेट योर प्रॉपर स्लीप, एग्जाम से पहले अच्छे से सोकर चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप रात को 2-2 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं और आप एग्जाम में नींद मार रहे हैं, नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तो आप कॉलेज लेवल पे हैं, तो ये तो आपको नॉर्मली पता ही है कि भाई क्या लेके जाना है और क्या नहीं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन पेपर। द सिंपल फॉर्मूला फॉर हाई मार्क्स, क्लियर स्ट्रक्चर, आपका जो स्ट्रक्चर है क्लियर होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन, आंसर राइटिंग का जो प्रेजेंटेशन है वो एकदम नीट और क्लीन होना चाहिए, आपके जो पॉइंट होने चाहिए वो क्वेश्चन से जुड़े ही होने चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको जो नंबर है वो मिलेंगे फुल में से फुल, मैक्सिमम मार्क आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी वीडियो खत्म होती है, जहाँ पे हमने आपको हर एक तरीका बताया जिससे आप एक अच्छे नंबर ला सकते हैं। सॉरी ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, बट अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ के साथ वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता चले कि आप लोगों को आंसर प्रिपेयर किस प्रकार से करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके एग्जाम के नजरिए से। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।